नमस्कार। कृषि समाचारों के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। खाद्य निगम को भंडारण का गम, प्याज के बेदम दाम, आंसू बहा रहे किसान। मक्का और अरहर सहफसली खेती से 2 गुना लाभ और आम की फसल पर बेअसर रहेगी पछुआ हवा। अब कृषि समाचार विस्तार से। भारतीय खाद्य निगम को पिछले 2 वर्षों में अनाज के भंडारण की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन इस बार गेहूं का अधिक उत्पादन होने और उसकी सरकारी खरीद बढ़ने पर निगम के सामने अनाज के भंडारण का गंभीर मसला खड़ा हो सकता है। संभावित स्थिति से निपटने के लिए निगम अभी से रणनीति बनाने में जुट गया है। इस बार 3.3 करोड़ टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। यह वर्ष 2016 में की गई 2.29 करोड़ टन खरीद से करीब 33% अधिक है। प्याज की कीमतें एक बार फिर लुढ़क गई हैं। 2 वर्षों से प्याज का उत्पादन बेहतर रहने से ऐसी नौबत आई है। इससे यह बात भी सिद्ध हो गई है कि जब किसान प्याज का अधिक उत्पादन करते हैं तो उन्हें इसका कम लाभ मिलता है। पिछले साल जनवरी-फरवरी के दौरान प्याज की कीमतें 20 रुपए से लेकर 22 रुपए प्रति किलोग्राम थीं, जो अब 12 रुपए से लेकर 14 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई हैं। हाजिर मांग में गिरावट के बीच मौजूदा स्तर पर सटोरियों की मुनाफा वसूली से कच्चे पाम तेल की वायदा कीमत 0.69% की गिरावट के साथ 532.10 रुपए प्रति 10 किलोग्राम रह गई। उत्पादकता क्षेत्रों से आपूर्ति बढ़ने के कारण पर्याप्त स्टॉक होने से भी गिरावट बढ़ गई। MCX में कच्चे पाम तेल के मार्च डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 3.70 रुपए अथवा 0.69% की गिरावट के साथ 532.10 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई, जिसमें 33 लॉट के लिए कारोबार हुआ। बाजार विश्लेषकों ने कहा कि मौजूदा उच्च स्तर पर सटोरियों की मुनाफा वसूली और उत्पादक क्षेत्रों से अधिक आपूर्ति के बाद हाजिर मांग घटने से मुख्यतः वायदा कारोबार में कच्चे पाम तेल की कीमतों में गिरावट आई। मक्का और अरहर की खेती को साथ में करने से किसान को 2 गुना लाभ होने की संभावना कृषि अधिकारियों ने जताई है। दोनों फसलों को एक साथ करने से किसान सहफसली खेती का लाभ ले सकते हैं। मक्का की फसल की बुआई अनाज, भुट्टे और हरे चारे के रूप में की जाती है, जबकि दलहनी फसलों में अरहर की फसल से खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। साथ ही अरहर के पेड़ों से गिरने वाले पत्तों से हरी खाद मिलती है और कंपोस्ट खाद भी खेतों को भरपूर मात्रा में मिल जाता है। जहां एक तरफ पछुआ हवाएं किसानों के लिए चिंता की वजह बनी हुई है, वहीं इन हवाओं से आम के बागवान संतुष्ट हैं। मौसम विशेषज्ञों की माने तो आने वाला सप्ताह में तेज हवाओं और गर्माहट के साथ मौसम में उतार चढ़ाव बना रहेगा। इस वजह से गेहूं और सरसों की फसलों को भले ही नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन आम की फसल इससे सुरक्षित रहेगी। पछुआ हवा से अभी तक तो कोई नुकसान नहीं हुआ है। पेड़ों में देर से बौर आए हैं तो देर से बौर भी फूलेंगे। अगर सही से बौर में फूल आ गए होते जो अभी नहीं आए हैं तो शायद हवा से बौर गिर जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंगो मैन के नाम से मशहूर पद्मश्री से सम्मानित कलीमुल्ला जी का कहना है कि इस बार पड़ी कड़ाके की ठंड से आम की फसल में बौर देर से निकले हैं। देर से बौर निकलने की वजह से जहां ये बौर पाले की मार से बचे रहे, वहीं इस समय अब इन पर पछुआ हवाओं का भी असर बेअसर साबित हो रहा है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के मुताबिक पछुआ हवा से आम की फसल को कोई नुकसान नहीं है, उल्टा फायदा ही है। इस समय जो मौसम बना हुआ है, जिस तरह से गर्मी हो रही है, अगर ऐसा रहा तो ये बौर के लिए अच्छा ही है। इससे बौर में ज्यादा से ज्यादा फूल निकलेंगे, जिससे उत्पादन भी अच्छा मिल सकता है। कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के ताजा मंडी भावों की। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के औसत भावों की। लखनऊ की मंडी में 1850 रुपए, कानपुर की मंडी में 1930 रुपए, सीतापुर की मंडी में 1940 रुपए और रायबरेली की मंडी में 1960 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अब बात करते हैं चावल की औसत कीमतों की। लखनऊ में 2200 रुपए, कानपुर में 2330 रुपए, सीतापुर में 2360 रुपए और रायबरेली की मंडी में 2340 रुपए प्रति क्विंटल रहा। उड़द लखनऊ में 7100 रुपए, कानपुर में 7460 रुपए,
सीतापुर की मंडी में 7,430 रुपए और रायबरेली की मंडी में 7,350 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अब एक नजर अरहर की औसत कीमतों पर। लखनऊ की मंडी में 6,000 रुपए, कानपुर में 6,260 रुपए, सीतापुर में 6,300 रुपए और रायबरेली की मंडी में 6,350 रुपए प्रति क्विंटल रहा। एक नजर आलू की औसत कीमतों पर। लखनऊ में 575 रुपए, कानपुर में 560 रुपए, सीतापुर में 570 रुपए और रायबरेली की मंडी में 600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम कुछ नई जानकारियों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। कृषि समाचारों के बाद में कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, आप हमारे देश के अन्नदाता हो, यानी कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार बिंदु। ऐसे में आपकी स्थिति को बेहतर करना, आपकी स्थिति को सशक्त बनाना हमारा परम लक्ष्य रहता है। जिस तरीके से हमारे जीवन में हरी सब्जियों का बहुत महत्व रहता है, उसी तरीके से पशुओं के लिए भी हरे चारे की व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। क्यों हरे चारे की व्यवस्था करना जरूरी है, क्या आवश्यकता है और किस तरीके से हमें हरी चारे की खेती करनी चाहिए, इन सब पे विस्तार से चर्चा करने के लिए या जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर राकेश कुमार सिंह, जो कि विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि हमारे देश में हरे चारे की आवश्यकता क्यों होती है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। हरे चारे की आवश्यकता क्यों होती है, इससे पहले हम एक और शब्द इसमें जोड़ना चाहेंगे कि भारतवर्ष में सफल चारा उत्पादन की तकनीक ही दुग्धोत्पादन की एक सफलता की कुंजी है। हरा चारा इसलिए सबसे ज्यादा पशुओं को विशेष जोर दिया जाता है खिलाने के लिए कि इससे हम उनका अधिक से अधिक दुग्ध उत्पादन, उनकी नस्ल, उनकी उत्पादन क्षमता के अनुसार प्राप्त कर सके। अब आपका प्रश्न है कि हरे चारे की आवश्यकता क्यों होती है। हरे चारे की आवश्यकता पशुपालक को इसलिए होती है कि कम लागत में उससे हम अधिक से अधिक दुग्ध प्राप्त कर सकें, कम लागत में हम उसको अधिक से अधिक पोषक तत्व प्रदान कर सकें। हरा चारा जिन पशुओं को हम खिलाते हैं उसमें आयरन, कैल्शियम, मैग्नीज, प्रोटीन, ये विभिन्न प्रकार के तत्व हम पशुओं को प्रदान करते हैं हरे चारे के माध्यम से। जी। जब हम हरा चारा खिलाते हैं और हरे चारे पे अगर हम वर्ष भर हरा चारा की बात करें और वर्ष भर अगर हम अपने हरे चारे का उत्पादन करके अपने पशुओं को खिलाएं, तो हमारे जो दुग्ध उत्पादन की लागत है वो भी बहुत कम हो जाती है और जो उस पे आहार, कंसंट्रेशन राशन या रातिब वगैरह पे जो खर्चा आता है उसको भी कम किया जा सकता है। दूसरा, अगर हम हरे चारे की आवश्यकता की बात करें तो हरा चारा खिलाने से हमारे पशुओं की जो वाह्य संरचना है वो भी देखने में पशु स्वस्थ दिखेगा, पशु समय से गर्मी पे आएगा, पशु जो उसकी नस्ल के अनुसार जो उसकी उत्पादन क्षमता है उसके हिसाब से उसका उत्कृष्ट हम दूध उत्पादन उससे ले सकते हैं। दूसरा, पशुओं का जो एक ब्यात से दूसरे ब्यात का जो टाइम होता है वो भी हरा चारा अगर हम वर्ष भर खिलाते रहते हैं तो वो कम किया जा सकता है। गर्मी के लिए चारे की क्या व्यवस्था रहेगी? हमारे खेत में, हमारे देश में लगभग इस समय 3% ही जो पूरी क्षेत्रफल है उसका चारा उत्पादन किया जा सकता है। बिल्कुल। चारा उत्पादन के लिए किसान के पास अतिरिक्त भूमि नहीं होती है, तो हमको इस प्रकार से अपनी व्यवस्था करनी है कि पशुपालक को उसी के खेत में एक ही खेत से हम साल भर चारा उत्पादन कर सके। इसके लिए चारा उत्पादन की तकनीकी अगर हम बात करें तो इसमें एक फसल के ऊपर हम दूसरी फसल की बुआई कर दें, जैसे बिल्कुल जैसे ओवरलैपिंग क्रॉपिंग सिस्टम, एक फसल के ऊपर हम दूसरी फसल की बुआई कर दें। दूसरा, अन्य वाली फसलों के साथ हम मिश्रित खेती करें जिससे कि हमको हरे चारा प्राप्त हो सके। तीसरा, एक फसल से दूसरे फसल के बीच में जो रिक्त समय है उसमें हम जो 60 दिन, जैसे मान लीजिए गेहूं की फसल खत्म हुई और उसके बाद धान की फसल बोने के बीच में जो समय मिलता है 60-65 दिन, उसमें हम एक फसल ले लें। दूसरा, एक फसल के दूसरे फसल के बीच में जो रिक्त स्थान है, एक रिक्त समय की बात हमने की, एक रिक्त स्थान है, तो रिक्त स्थान में भी हम 2 लाइन 3 लाइन अगर हम चारा बोले तो भी हमको 300-400 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से हरा चारा प्राप्त हो सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो उठता है वो ये है कि जो हरा चारा खिलाते हैं पशुओं को, तो कितनी मात्रा होनी चाहिए और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। हरे चारे के साथ साथ सावधानियां पे चर्चा तो होनी। हरा चारे के साथ सबसे ये चीज है कि हरा चारा भीगा हुआ ना होना। अच्छा। पशुपालक को ये ध्यान देना चाहिए कि जब हम हरा चारा खिलाएं तो भीगा हुआ, ओस से भीगा हुआ या सानी के साथ नहीं खिलाना चाहिए। 30
किलो से 35 किलो के बीच में प्रतिदिन इससे ज्यादा हरा चारा नहीं देना चाहिए। अच्छा। दूसरा, जब भी हरा चारा हम काटें तो दूधिया अवस्था में होना चाहिए। अच्छा। और एक चीज पशुपालक भाइयों को विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए कि जो दलहनी हरे चारे हैं उनको पशु को कभी खाली पेट नहीं देना चाहिए। अच्छा। और थोड़ा सूखा चारा खिलाने के बाद ही उनको हम हरा चारा देना चाहिए, जिससे हमारे पशुओं को अफारा रोग होने की संभावना कम रहती है। उनके पेट में गैस बनने की संभावना कम रहती है और पशु स्वस्थ रहता है। अगर हम इन सावधानियों को करेंगे तो हमें हरे चारा खिलाने से कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा, हरे चारे के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं? हरे चारे के अंदर देखिए इस समय तो जैसे बरसीम चल रहा है, बरसीम है, लोबिया है, ज्वार है, मोठ है और बाजरा है, मक्का है, विभिन्न प्रकार की हरे चारे हैं। इसमें जो लोबिया की बात अगर हम करें, लोबिया एक ऐसा चारा है कि जिसमें सबसे ज्यादा 17 से 18% तक प्रोटीन पाई जाती है। उसके बाद ज्वार में 7 से 8% तक प्रोटीन पाई जाती है। उसके बाद अगर हम मोठ की बात करें, मोठ में 12 से 13% तक प्रोटीन पाई जाती है। और जब हम अपने पशु को प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन देते हैं हरे चारे के रूप में, तो उनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता पे असातीत सफलता मिलती है। पशुपालक भाइयों को एक चीज और ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम हरा चारा अपने पशुओं को दें या फसल चक्र का हम प्रबंधन करें तो इस प्रकार प्रबंधन करें कि पशुओं को एक हरे चारे के साथ एक दालीय और 2 दालीय चारे का समावेश उनके आहार में होना चाहिए, जिससे कि उनकी प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पशुओं को मिलती रहेगी। जब पशुपालक एक दालीय जैसे बरसीम है, 2 दालीय मोठ है और लोबिया है, इस तरीके से। अच्छा, ये जानना जरूरी है कि उन्नत किस्म की कोई बीज भी होते हैं इसमें हरे चारे के अंतर्गत? हाँ, हरे चारे की जैसे अगर हम इस समय बरसीम की बात करें, बरसीम लगभग अपने पूरे देश में बोया जाता है। तो बरसीम में JHB 146 एक उन्नत प्रजाति है, बुंदेला बरसीम 1, बुंदेला BB1, BB2, बुंदेला बरसीम 2 ये भी है, और जॉइंट रसियन करके एक है जो कि लोबिया की प्रजाति है, और बरसीम, बुंदेला बरसीम करके ये इनकी उपज बहुत अच्छी है। 700 से 800 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से हम प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और भी है, जब हम हरे चारे की बात करते हैं तो उसके संरक्षण और भंडारण की व्यवस्था। हाँ, बहुत अच्छी बात है। हरे चारे क्या की बात विधि रहती है? हाँ, हरे चारे की जब हम बात करते हैं तो कई बार ऐसा होता है, अक्सर ये देखा गया है कि मई और जून के महीने में साल में लगभग 4-5 महीने हमारे पास ऐसे आते हैं पशुपालकों के पास कि जिस समय हमारे पास हरा चारा नहीं होता। मई जून में विशेषकर हरे चारे की बहुत कम मात्रा उपलब्ध रहती है किसान भाइयों के पास। उसके बाद बरसात के पूर्व जुलाई अगस्त के महीने में किसी प्रकार का हरा चारा नहीं मिलता। इसके लिए जब हमारे किसान भाइयों के पास अतिरिक्त हरा चारा जैसे ज्वार है, मक्का है, जो हमारी बहुवर्षीय चारा घासें हैं, इनको थोड़ा सा अतिरिक्त मात्रा में लगा लेना चाहिए। क्योंकि चारे को हम अतिरिक्त मात्रा में लगा सकते हैं। चारे के साथ सबसे बड़ी विशेषता ये है, जिन जमीन का पीएच थोड़ा खराब जमीन जिनको हम कहते हैं, जिनका पीएच 7.5 के ऊपर, वहां भी हरा चारा प्राप्त किया सकता है। पशुपालकों को चाहिए कि थोड़ा सा हरा चारा अतिरिक्त लगा लेना चाहिए और उसको काट के सुखा करके उसका साइलेज या हे बना करके उसको स्टोर कर लेना चाहिए। जैसे हम लोगों के पास जब हरी सब्जियां या कोई सब्जी घब्जी या दाल नहीं होती है तो अक्सर किसान भाई अचार या किसी दूसरी चीज से रोटी खा लेते हैं। उसी तरीके से साइलेज भी पशुओं को अचार है। जिस समय स्कैर्सिटी पीरियड होता है, जिस समय हमारे पास हरा चारा उपलब्ध नहीं होता है जिन महीनों में, उस समय हम साइलेज को खिला सकते हैं। और इनको अगर हम छाया में सुखा करके साइलेज बना करके इसको हम रख लें या हे बना करके रख लें, इसकी विधियां हैं, गड्ढे में भी रख सकते हैं और पॉलीथीन से पैक करके भी इसको रख सकते हैं। इसमें एक सावधानी देनी चाहिए, साइलेज या हे को जब हम खिलाना हो तो उससे 2 घंटे पूर्व उसको हमको निकाल के थोड़ा उसमें हवा लग जानी चाहिए, उसके बाद ही पशुओं को खिलाना चाहिए। इससे क्या होगा, जो हमारा लीन पीरियड जिसको हम कहते हैं, जिस समय हमारे पास हरा चारा ना खेत में होता है ना पशुपालक के पास होता है, उसको खिलाने से हमारे दुग्ध उत्पादन पे कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने बहुत बहुमूल्य जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, हम आपको खाद्यान्न फसलों की खेती की जानकारी तो देते ही हैं, नई तकनीकियों की। इसके साथ ही वो भूमि जो समस्याग्रस्त है, जहां पर हम सामान्य रूप से फसल उगाने में दिक्कत होती है, वहां पर हम औषधीय फसलों की खेती, सुगंधित फसलों की खेती कर सकते हैं। और इसी क्रम में आज हम बात करेंगे नींबू घास यानी लेमन ग्रास की खेती के बारे में। और आज हम हैं सीमैप में यहाँ के वैज्ञानिक डॉक्टर सौदान सिंह जी के साथ में, और आइए विस्तृत जानकारी लेते हैं
नींबू घास की खेती कैसे की जाए वैज्ञानिक दृष्टि से। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, नींबू घास की फसल हमारे क्षेत्र में लगी हुई है, तो इसके बारे में, महत्व के बारे में सबसे पहले जानना चाहेंगे। किसान भाई इसकी खेती करें तो क्या फायदे मिल सकते हैं? देखिए, किसान भाइयों के लिए जहाँ तक महत्व की बात है, तो किसी भी खेती में अगर आज किसान विविधीकरण की तरफ जाता है तो ये अपने आप में एक महत्व की बात है। और विविधीकरण के लिए ऐसी फसलों का चुनाव जिसमें जो नुकसान हैं, जोखिम हैं, चाहे वो कीड़ों से हो, चाहे बीमारियों से हो, पानी की कमी से हो, चाहे ऊसर जमीन की वजह से हो, वो कम से कम हो, ऐसी फसलों का चुनाव करना चाहिए। तो इन सब गुणों से परिपूर्ण ये घास है जो कि विपरीत परिस्थितियों में भी भरपूर उपज नहीं, बल्कि थोड़ी विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो और अच्छी उपज देती है। अच्छा। तो किसान भाई इसका चुनाव करें। अब बात आती है इसके लिए भूमि और जलवायु की। तो ये जहाँ पर पानी की कमी है, हाँ। भूमि खराब है, जहाँ पर दूसरी फसलों से उपज अपेक्षाकृत बहुत कम मिल रही है, जानवरों की समस्या है, बीमारी ज़्यादा आ रही है फसलों में, कीड़े ज़्यादा लग रहे हैं, ऐसी जगहों के लिए ये बहुत अच्छी फसल है। एक तरह से गर्मी चाहने वाली फसल है। लेकिन दूसरी बात, एक और इसकी जो विशेषता है वो ये है कि ये जो ऊसर ज़मीन है उनके लिए ये वरदान है, ऊसर ज़मीनें बहुत अच्छी आती है। तीसरी जो विशेषता इसकी ये है कि जहाँ पर हम एग्रो फॉरेस्ट्री, जिसको दूसरे जो हमारे वृक्ष हैं, वृक्षों के बीच में लगाने की अगर बात आए तो वहाँ पर भी ये बहुत ही अच्छी फसल होती है। चौथी, जहाँ पर हमारी ढालदार ज़मीनें हैं, जहाँ पर भूमि कटाव की समस्या होती है, वहाँ पर भूमि कटाव को ये अतिरिक्त रूप से रोकती है। और आमदनी जो ये एक बहुवर्षीय फसल है और एक साल में 3-4 बार कटाई दे देती है। ऐसी ज़मीन से जहाँ पे ढालदार या ज़मीन को रोकना है, ज़मीन अपने आप में रुक जाती है और उपज अलग से हो जाती है। तो ऐसे क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छी उपज देने वाली नींबू घास, और मैं कहूँगा किसानों को खेती से व्यवसाय की तरफ ले जाने वाली फसल है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसा कि हम देख रहे हैं मेड़ों पर, खाइयों पर लगाई गई है फसल, तो हमारे किसान भाई फसलों के साथ में मेड़ों पर भी इसको लगा सकते हैं क्या? जी। अच्छा। देखिए, मेड़ों का मतलब ढालदार जमीन हो, जी, ढाल रोकने में समस्या हो रही हो, वहाँ के लिए सर्वोत्तम है। दूसरी बात, अगर इसको मेड़ों पर लगाना है तो मेड़ों पर तो इनकी उपज और अच्छी होगी कि मेड़ों की कोई समस्या नहीं है। मेड़ों पर तो दोनों तरफ से पर्याप्त मात्रा में नमी वगैरह मिली जाती है, तो मेड़ों को रूप में उगा सकते हैं। तो ये थोड़ी सी बाउंड्री का काम करेगी एक तरह से, और आपके जो कुछ जानवर वगैरह होंगे उनको भी घुसने से रोकेगी। और केवल मेड़ों पर लगाएं, अंदर दूसरी फसल लगाएं, तो उसके रूप में भी ये बहुत अच्छी फसल सिद्ध होगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने इतने फायदे बताए इस फसल के। अगर हमारे किसान भाई करना चाह रहे हैं खेती लेमन ग्रास की, कौन कौन सी प्रजातियां हैं, उन्नतशील प्रजातियां जिनको कर सकते हैं किसान? हाँ, देखिए, लेमन ग्रास की खेती अगर किसान भाई करने जा रहे हैं तो इस बात का बहुत ही ध्यान रखना जरूरी है। मैं अगर कहूँ लेमन ग्रास की खेती में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु की ध्यान रखने है, सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु है अच्छी प्रजाति का चुनाव। अच्छी प्रजाति के चुनाव के साथ साथ मैं कहूँ उचित प्रजाति का चुनाव। उचित का मतलब यह है कि नींबू घास में जो इसमें प्रजाति उपलब्ध है उनमें तेल की जो मात्रा होती है वो 0.5 यानी आधा से लेके 1.5% तक है। और ये किसान भाई मान लीजिए 0.5 की चुनाव कर लिया और उपलब्ध है 1.5 तक की, तो बहुत बड़ा गलत हो जाएगा। तो इसमें जो अच्छी उपज देने वाली प्रजाति हैं वो है कृष्णा, जिसमें 1% से ज्यादा तेल होता है। और अभी हाल में हमारे संस्थान ने, यानी कि केंद्रीय औषधि एवं सघन पौधा संस्थान लखनऊ ने शिखर करके और एक अच्छी जाति का निकाला है, वो उस कृष्णा से भी अच्छी उपज देती है। तो कृष्णा अभी किसानों को चुनाव करना चाहिए, और आगे आने जाने वाली जो प्रजाति है वो है शिखर। अच्छा। तो डॉक्टर साहब, जो आपने प्रजाति बताई है, इतना अच्छा उसमें तेल का प्रतिशत है, इसकी उपलब्धता कैसे हो सकती है हमारे किसान भाइयों को, कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? हम किसान भाइयों को हमारे जो मुख्यालय लखनऊ में है वहाँ से भी देते हैं, हमारा एक संसाधन केंद्र पंतनगर में है वहाँ से देते हैं, हमारा एक संसाधन केंद्र बेंगलोर में है वहाँ से देते हैं, हमारा एक संसाधन केंद्र हैदराबाद में वहाँ से देते हैं। तो इस तरह से हम उनको शुरुआत में 10, 20, 50 हज़ार तक दे देते हैं, और उसके बाद उनको ये बताते हैं कि स्वयं उससे उसका बहुगुणन यानी कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। तो हमारे पास किसानों के लिए करीब करीब पूरी व्यवस्था है देने के लिए, न केवल लेमन ग्रास का बल्कि दूसरी जो औषधीय फसलें हैं उनका भी। जी, तो डॉक्टर साहब, इसकी वैज्ञानिक खेती की हम बात करें, सही समय कब होगा, कैसे शुरुआत करें किसान भाई, और क्या क्या इसके लिए तैयारियां कर सकते हैं? लेमन ग्रास का जो सही समय है लगाने का वो है जुलाई का महीना। अच्छा। और वैसे तो देखिए ये बहुवर्षीय फसल है, एक बार लगाई 15-20 साल तक भी चल सकती है अगर परिस्थितियां अच्छी हैं तो। मान लीजिए किसान कोई ऐसे है कि अब खेत खाली हो गया है, अब आगे उसका मन है कि लेमन ग्रास में जाएगा,
तो इसकी बहुत सर्दी पड़ रही हो उस समय को छोड़ के कभी भी लगा ले। फरवरी से लेके अक्टूबर तक इसका लगाने का समय है, लेकिन सर्वोत्तम समय खेती करने के हिसाब से, लगाने के हिसाब से वो है जुलाई। लेकिन क्योंकि ये फसल 15 साल की है, अगर उसने मन बनाया और फरवरी में उसको उपलब्ध हो रहा है मटेरियल कहीं से और फरवरी में ही वो लगाना चाहता है, तो फरवरी से लेकर अक्टूबर तक कभी भी लगा ले। तो ये सही समय है। बिल्कुल मटेरियल किसान भाई पा सकते हैं, ले लें सीमा ऐप से आके। और उसके बाद जो विधि है लगाने की, खेत की तैयारी की जब हम बात करते हैं तो क्या होगा, इसकी तैयारी कैसे लगाई जाए? देखिए, खेत की तैयारी में एक बात का बहुत ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ये बहुवर्षीय फसल है, तो बड़े बड़े कोई भी खरपतवार वगैरह हो उनको निकाल देना चाहिए। और इसके अलावा इसमें क्योंकि बहुत लंबे समय तक पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस, पोटास जी, और अगर हो सके जीवांश पदार्थ जिससे कि संतुलित पोषण मिलता रहे, ये खेत की तैयारी के समय ही दे देना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर इसको मिलाने का किसानों को मौका नहीं मिलता। अच्छा। इसके अलावा किसानों को इसकी 2-3 जुताई कर दें। 2-3 जुताई के अलावा जो उनको दूर दूर पर मेड़बंदी कर दें। और उसके बाद इसके लिए जो लगाने का तरीका है वो ये है कि ये स्लिप कल्ले होते हैं पुरानी फसल से जो प्राप्त किए जाते हैं, उनको कल्ले को आमतौर पर लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर लगा देते हैं जी। लेकिन परिस्थितियां जितनी विपरीत हैं वो दूरी कम करते जाना चाहिए, जिससे कि पौधों की संख्या बढ़ जाए। और पौधों की संख्या बढ़ाने से ही हम जो ज़्यादा दूरी से अच्छी ज़मीन में पैदावार हो रही थी वो ही पैदावार कम दूरी से खराब ज़मीन में ले सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है किसान भाइयों को लगाते समय। तो डॉक्टर साहब, अब इसके बाद हम जानकारी चाहेंगे कि फसल की कटाई जो पहली हम लेंगे, कितनी अवधि पर पहली कटाई किसान भाई ले सकते हैं? देखिए, इसकी कटाई की अवधि इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ पर गर्मी या जाड़ा कितना पड़ रहा है। जी। अगर किसान भाइयों ने जुलाई में लगाई है तो ये पहली कटाई 120 से 130 दिन में तैयार हो जाती है। अच्छा। उसके बाद क्या है, उसके बाद जाड़ा शुरू हो जाता है अक्टूबर के बाद। वो जो कटाई है करीब करीब 3 महीने या 4 महीने तक कभी कभी चली जाती है, क्योंकि सर्दियों में बढ़वार कम होती है। फिर जो गर्मियों वाली कटाई है वो 90 दिन में आ जाती है, और कई बार बरसात में कटाई होती है वो 70 से 60 दिन में भी आ जाती है। तो इस तरह से औसतन साल में 3 से 4 कटाइयाँ आ जाती हैं, कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 4। तो उनका अंतराल सर्दी और गर्मी और बरसात के आधार बदलता रहता है। लेकिन एक चीज़ किसानों को समझ में बहुत आसानी से आ सकती है कि जब प्रति कल्ले में 4 से 5 पत्तियाँ खुली हो जाएं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी हो, वो कटाई की सही अवस्था है। और इसमें कटाई की अवस्था का सही जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। अगर जल्दी काट लेंगे तो इसमें एक तत्व होता है सिट्राल जी। वो सिट्राल अगर कम हो जाएगा तो भाव इसका कम मिलेगा। और अगर ज़्यादा दिन रोक देंगे तो इसमें फूल निकल जाता है, और फूल जो निकलता है वो उपयोगी नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं होता जी। तो फूल से जो नुकसान हो रहा है वो तो हो रहा है, फिर टैंक में डालना पड़ेगा, इधर नुकसान होगा। लेकिन अगली जो कटाई आनी है, क्योंकि मैंने बताया अगली जो कटाई आनी है वो बड़ी देर से आएगी, तो बिना वजह साल में जहाँ 4 कटाई ले सकता था बिना वजह देर कर दिया 3 कटाई मिल पा रही है, या 3 ले सकता था बिना वजह 2 कटाई मिल पा रही है। तो कटाई की अवस्था ये है कि फूल नहीं आने दिया जाए और 4-5 पत्तियां प्रति कले में निकल जाएं उसके बाद। तो डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों की जिज्ञासा होगी कि हमारी कितनी लागत आ जाएगी, 1 एकड़ या हेक्टेयर की बात करें, और कितनी आमदनी कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। क्या जी, देखिए, 1 एकड़ की जहाँ तक बात है तो इसमें मामूली खर्चा लगता है। 20,000 से ज़्यादा का खर्चा प्रति वर्ष नहीं आता 2 कटाइयों से लेकर 3 कटाइयों पर। हाँ। लेकिन जहाँ तक पैदावार की बात है तो 60 से 70,000 आराम से मिल जाती है। तो शुद्ध लाभ जो कि विपरीत परिस्थितियों में, हम लेमन ग्रास की खेती की जहाँ तक बात करते हैं तो हमेशा विपरीत परिस्थितियों में करना है, ये मान के चलते हैं। जी बिल्कुल। तो 40,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष आराम से विपरीत परिस्थितियों में मिल सकता है, और वहाँ पर उसको बीमारियों का, कीड़ों का, जानवरों का किसी तरह का जोखिम नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, विपणन के लिए डॉक्टर साहब कहाँ संपर्क कर सकते हैं किसान भाई? विपणन के लिए देखिए, हमारे केंद्रीय औषधि एवं सघन पौधा जो इसके खरीदार हैं उनके पते पूरे देश में उपलब्ध कराता है। लखनऊ में भी इसके खरीदार हैं, हमारे दिल्ली के आसपास नोएडा में भी खरीदार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। किसान भाई पूरे देश में बिल्कुल सूची देख के पता कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने नींबू घास की विस्तृत जानकारी दी, वैज्ञानिक खेती की, जिससे हमारे किसान भाई लाभान्वित हो सकते हैं। विशेष तौर पर समस्याग्रस्त भूमि की अगर हम बात करें, आपने जानकारियां दी। हम बिल्कुल आशा करते हैं हमारे किसान भाई इन जानकारियों का अवश्य लाभ उठाएंगे। जी, नमस्कार।